हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है बीपीएससी टीआरई 4 ज्योग्राफी सेट नंबर 19। ये सिर्फ एक और सेट नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यहाँ हर सवाल आपको एग्ज़ाम के एकदम करीब ले जाएगा, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे सिर्फ पढ़ते हैं या समझते भी हैं। याद रखिए, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में वही सफल होता है जो हर कॉन्सेप्ट को गहराई से पकड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फैक्ट्स और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही फाइनल रिजल्ट तय करते हैं। तो आज का लक्ष्य सिंपल है, हर सवाल को समझना और ऑप्शन को एनालाइज करना और खुद को एग्जाम लेवल तक पुश करना। ध्यान से पढ़िए, सोचिए और अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लक से नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही अप्रोच से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेट नंबर 19। चलिए देखते हैं पहला सवाल है, भारत में जल संसाधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत में जल की कोई कमी नहीं है, जल का वितरण समान है, वर्षा का अधिकांश भाग सीमित में होता है, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और खुद को चैलेंज दीजिए। हो सके तो उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं पहला विकल्प। दे रखा है, भारत में जल की कोई कमी नहीं है। ये कथन गलत है। भारत में कुल जल संसाधन पर्याप्त है, लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए जल की कमी महसूस होती है। पहला कथन गलत है। वहीं बात करें विकल्प बी के बारे में, दे रखा है जल का वितरण समान है। ये भी कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, भारत में वर्षा और जल संसाधन समान नहीं है। मेघालय जैसे राज्यों में देखेंगे तो बहुत अधिक वर्षा होता है, खास करके चेरापूंजी, मासिनराम में, है ना। जबकि राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत कम वर्षा होता है। कह सकते हैं कि कहीं बाढ़ देखने को मिलता है, कहीं सूखा देखने को मिलता है। तो जल का वितरण समान नहीं है। बात करें सी विकल्प के बारे में, दे रखा है वर्षा का अधिकांश भाग सीमित समय में होता है। ये कथन सही है। ठीक है, भारत में आप देखेंगे ना तो 75%, कितना, 75% वर्षा जून से लेकर के सितंबर के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, भारत में लगभग 75% वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है। यानी कह सकते हैं कि साल का ज़्यादातर पानी कुछ महीनों में ही गिरता है। ठीक है, तो पानी का प्रबंधन भी ज़रूरी है ना। पानी का सही प्रबंधन भी तो ज़रूरी है ना। सी विकल्प सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत में जल संसाधन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सी विकल्प, वर्षा का अधिकांश भाग सीमित समय में होता है। ये कथन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में सही कथन है। बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, ये केवल सिंचाई के लिए है, ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, ये बिजली उत्पादन भी करती है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। याद रखिएगा, ये वे परियोजनाएं होती हैं जिनमें एक ही नदी के जल का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन्हें नदी घाटी विकास परियोजना भी कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, मत्स्य पालन, नौ परिवहन और क्षेत्रीय विकास। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पहला विकल्प में क्या दे रखा है। ये केवल सिंचाई के लिए है, तो ये कथन गलत है। कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है ना, तो यहाँ पे लिखा है केवल, तो ये केवल की वजह से ये कथन गलत है। सिंचाई के लिए तो किया जाता है, लेकिन केवल सिंचाई के लिए गलत हो जाएगा। ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, तो हाँ ये सही है। ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बात करें सी विकल्प के बारे में, दे रखा है ये बिजली उत्पादन भी करती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है ना। क्या उद्देश्य है। सिंचाई करना, सिंचाई का उद्देश्य होना, बाढ़ नियंत्रण करना और बिजली उत्पादन करना। ये तो तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं खास करके। ठीक है, बाकी तो कह सकते हैं सेकेंडरी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर अब देखेंगे तो 2 सही हुआ ना, बी और सी, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पृथ्वी के कुल मीठे जल का लगभग कितना भाग हिमनदों और बर्फ में जमा है। विकल्प में है 10%, 30%, 70%, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए। चलिए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग आप देखेंगे ना तो 97% भाग जो है ना खारा है या फिर समुद्री जल है। ठीक है ना। अगर आप कहें कि टोटल पानी कितना है, 100% है, तो इसमें से 2 भाग कीजिए,
97% भाग कहाँ पे है, खारा कह लीजिए या तो फिर कह लीजिए समुद्र में है, ठीक है। और 3% आप कहेंगे ना तो ये है मीठा पानी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। 100% में 97% खारा पानी है तो समुद्री जल आप कह सकते हैं, और 3% जो है ना ये मीठा पानी है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 3% जो है ना इसमें भी हम डिवाइड करेंगे 63, ये 3% में 70%, 68 से 70 कहीं लिखा रहता है लेकिन हम यहाँ पे 70% लेके चलेंगे। 70% जो जल है ना वो हिमनदों में है, ठीक है। कहाँ पे है, हिमनदों में, या हिमनद में कह लेते हैं, यहाँ पे हिमनद में है, हिम के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा है, जैसे कि ध्रुवीय बर्फ़ आप कह लीजिए, ठीक है। बचा जो 30%, ठीक है, 30% कहाँ है, तो 30% आप देखेंगे तो जल जो है ना भूजल के रूप में है। आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सवाल क्या है, पृथ्वी के कुल मीठे जल का, तो कुल मीठा जल कितना है, 3% है। तो कुल मीठे जल का लगभग कितना भाग हिमनदों और बर्फ़ में जमा है, तो ये देखेंगे तो 70% है, और 30% कहाँ पर है, भूजल के रूप में है। और बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 1% जो है ना सतही जल के रूप में, जैसे कि नदी झील के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी होगा सही, 70%। सवाल को अच्छे से समझने की ज़रूरत है ना। सवाल क्या है कि पृथ्वी के कुल मीठे जल का, तो कुल मीठे जल है कितना, 3% है। आप ऐसे मान के चलिए, अगर हम कहें 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर अगर टोटल है तो 97,970 आप कह सकते हैं कहाँ पर है, खारा पानी के रूप में, या 30 लीटर जो है वो कहाँ है, मीठे पानी के रूप में है। और 30% का फिर अगर आप निकालते हैं कितना, 70%, तो 21 लगभग आ जाएगा। तो 21 लीटर आप कह सकते हैं कि हिमनद बर्फ़ के रूप में है, और यहाँ पे 9 जो बचता है वो भूजल के रूप में है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। सवाल सिंपल सा है कि भारत की कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ये सभी सवाल एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। एक एक पॉइंट को उठाया गया है और एक एक लाइन पढ़ पढ़ करके वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इस मेहनत के लिए क्या ज़रूरी है आप लोग भी समझ सकते हैं। तो चलिए विकल्प में दे रखा है 50%, 75%, 90%, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पे 75%। याद रखिएगा कहीं कहीं आपको 86% तक भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको मान के चलना है 75%, ठीक है। जो करीब रहेगा ना 75% के आसपास आप उसको लेके चलिएगा, ठीक है। 90 तो बिल्कुल नहीं होगा, 50 भी बिल्कुल नहीं होगा। तो याद रखिएगा 75% का जो आसपास का डेटा होगा उसे आप लेके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि किसी किसी किताब में देखेंगे तो 75 भी दिया रहता है, कहीं 85, कहीं 80, तो इस तरीके से दिया हुआ रहता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप 75% लेके चलिए, सही है, ठीक है, ठीक है। भारत की जलवायु ना मुख्यतः क्या है, मानसूनी है। वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये मानसून जून में केरल तट से प्रवेश करता है, पूरे देश में फैलता है और सितंबर तक ये वर्षा देता है। भारत का कुल वार्षिक वर्षा का लगभग आप देखेंगे तो 75% इसी मानसून से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा शीतकालीन वर्षा बहुत कम योगदान देती है। उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः तमिलनाडु क्षेत्र में सीमित प्रभाव डालता है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे वर्षा कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है बी विकल्प। बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, सोचिए समझिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प, दूध उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यह आंदोलन मुख्यतः अब देखेंगे तो वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में हुआ था, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं इसके नेतृत्वकर्ता जो वर्गीज कुरियन थे, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखें।
अगला सवाल है हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन सही है? ये वर्षा आधारित खेती लाभ पर लागू होती है, उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग किया गया यहाँ पे, केवल पूर्वी भारत में सीमित था, या फिर एक सटीक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है केवल वर्षा आधारित खेती में लागू, ये कथन गलत है। ठीक है, हरित क्रांति मुख्यतः सिंचाई युक्त क्षेत्रों में सफल रही थी, ना कि केवल वर्षा आधारित क्षेत्रों में, तो कथन गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग, ये कथन सही है। HYV बीज का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, तो HYV सीड्स हरित क्रांति का मुख्य आधार थे, इसलिए ये कथन सही है। सी विकल्प में ये केवल पूर्वी भारत में सीमित, ठीक है, तो ये भी कथन गलत है। यह मुख्यतः आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही, ना कि केवल पूर्वी भारत में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे सही कथन कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में बात कर लें। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन विशेष करके गेहूँ और चावल को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसके मुख्य तत्व क्या थे? तो उच्च उपज वाले बीज का प्रयोग करना, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, इसके प्रणेता कौन थे, या इसे लाने वाले कह सकते हैं किनका हाथ जाता है? तो इनका कह सकते हैं प्रणेता कह सकते हैं कि MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में सही कथन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत में ऊर्जा संसाधनों के बारे में सही कथन नहीं है। ठीक है, पहला है कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा असीमित है, पेट्रोलियम आयात किया जाता है, उपर्युक्त में से अधिक सही है या गलत है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहला कथन दे रखा है कोयला प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत अब देखेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, और अपारंपरिक स्रोत के बारे में देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत भी है, लेकिन भारत में कोयला सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, ये सही है। ठीक है, बी में दे रखा है सौर ऊर्जा असीमित है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है यहाँ। ठीक है, सौर ऊर्जा बिल्कुल क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है, जितना चाहे आप ऊर्जा इससे ले सकते हैं आप। ठीक है, सौर ऊर्जा असीमित है। ठीक है, ये नवीकरणीय स्रोत भी आप कह सकते हैं इसे। आगे है पेट्रोलियम आयात किया जाता है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम का बड़ा हिस्सा तो आयात ही किया जाता है, तो ये भी कथन सही है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे तीनों कथन सही हो गया, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर ई सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है खनिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है खनिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है ये नवीकरणीय होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं, एक से अधिक कथन सही है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं, पहला विकल्प के बारे में दे रखा है ये नवीकरणीय होते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है। पूछा है खनिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो खनिज नवीकरणीय नहीं होते हैं। ठीक है, ये अनवीकरणीय होते हैं। बी विकल्प में है ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, तो ये कथन सही है। ठीक है, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बनते हैं। देखिए आज का जो सेशन है ना, बिल्कुल ही आपको कन्फ्यूज करने वाला है, और BPSC का आप देखेंगे ना तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ री एग्ज़ाम जो होता है TRE 3 का, तो इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना होगा, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। इसी में ज़्यादातर बच्चे उलझते हैं, फंसते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह का क्वेश्चंस लेकर के आएँ, ताकि आप लोग भी यहाँ पे टेस्ट में फंसें, ताकि आप अभी से प्रिपेयर हों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और बिल्कुल NCERT लेवल का है। अब हम आगे SCERT का लेवल का ही क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। सिर्फ जो SCERT बुक चलता है ज्योग्राफी वाला, उसी से हम क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 20 तक करने के लिए है, 20 तक करेंगे, उसके बाद फिर इसको क्लोज करके फिर वो SCERT बुक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं, ये सही दिख रहा है। ये मानव निर्मित होते हैं, ये भी यहाँ पे गलत है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है, आ रहा है मजा। चलिए अगला सवाल है निर्माण उद्योग के बारे में सही कथन है। बताना है निर्माण उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है यह रोजगार प्रदान करता है,
ये कच्चे माल पर निर्भर है, यह आर्थिक विकास में सहायक है, एक से अधिक कथन सही या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सोचिए समझिए इसको भी। चलिए देखते हैं पहला विकल्प दे रखा है, यह रोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। निर्माण उद्योग रोजगार प्रदान करता है ना, तो ये कथन सही है। चलिए बी विकल्प में क्या है, ये कच्चे माल पर निर्भर है, ठीक है ना, तो ये भी कथन सही है, बिल्कुल सही है कि ये कच्चे माल पर निर्भर होते हैं निर्माण उद्योग, ठीक है। जैसे आप कह लीजिए कि उद्योग कच्चे माल से कि लोहा हो गया, कपास, लकड़ी हो गया, तो ये सब तो बिना कच्चे माल के तो चल ही नहीं सकते ना, तो ये कथन सही है। सी विकल्प में क्या है कि ये आर्थिक विकास में सहायक है, ठीक है, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। उद्योग जीडीपी बढ़ाते हैं, निर्यात को बढ़ावा देते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करते हैं, ठीक है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में सही कथन है, बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये राज्यों को जोड़ते हैं, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, ये लंबी दूरी के परिवहन के लिए है, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें पहला विकल्प के बारे में दे रखा है, ये राज्यों को जोड़ते हैं, ये कथन सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न राज्यों, बड़े शहरों और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं, ठीक है, पहला विकल्प सही है। बी विकल्प दे रखा है, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, ये कथन तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश में होते हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, केवल शब्द इसे गलत बनाता है, केवल, है ना, केवल जो शब्द लगा हुआ है ना इसे गलत बनाता है। सी विकल्प देखिए, ये लंबी दूरी के परिवहन के लिए है, तो ये कथन सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि लंबी दूरी की यात्रा और माल परिवहन को सुगम बनाना, ठीक है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो ए और सी सही है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है भारत में कुल जल संसाधनों का उपयोग लगभग कितना प्रतिशत कृषि में होता है, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। भारत में कुल जल संसाधनों का उपयोग लगभग कितना प्रतिशत कृषि में होता है। विकल्प में है 30%, 50%, 80%, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी अच्छा सवाल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सही उत्तर है 80%। ध्यान रखिएगा, कुल जल उपयोग का लगभग 80% भाग कृषि सिंचाई में होता है, ठीक है। शेष जल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो उद्योग में, घरेलू उपयोग में होता है, ठीक है। और इसका कारण ये भी है कि बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, और दूसरा देखेंगे तो वर्षा असमान होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोन 3B से संबंधित है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोन 3B से संबंधित है। पहला दे रखा है, यह बिहार के उत्तर पश्चिम भागों को दर्शाता है जहां गन्ना उत्पादक प्रमुख है। यह बिहार के उत्तर पूर्व भागों को दर्शाता है जहां जूट और चाय का उत्पादन होते हैं। यह बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है जहां मोटे अनाज की प्रधानता है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिहार के जलवायु कृषि है ना, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित है ये सवाल, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। तो जोन 3B से ये संबंधित सवाल है, ठीक है। तो जोन 3B के बारे में याद रखिएगा, ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्य फसलों का उत्पादन की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी विकल्प सही नहीं दिख रहा है, सही आंसर होगा विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें पहला विकल्प जो दे रखा है ना, ये बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को दर्शाता है जहाँ गन्ना उत्पादन प्रमुख होता है, ठीक है। तो ये कहाँ, किसकी बात हो रही है, ये जोन 1 की बात हो रही है, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जोन 1 से दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, तो ये हो गया जोन 1, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है। और ये क्षेत्र जो होता है ना जोन 1, ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खास करके यहाँ पे गन्ना उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है, याद रखिएगा जोन 1 के बारे में, ठीक है। वहीं पे बात करें बी विकल्प के बारे में, ये बिहार के उत्तर पूर्व भाग को दर्शाता है, ठीक है। ये उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व भाग को, तो ये आपका हो जाएगा जोन 2, ठीक है। जोन 2 से ये संबंधित है, जोन 2,
ठीक है। तो जोन 2 के बारे में क्या याद रखिएगा, तो जोन 2 के क्षेत्र में आप देखेंगे तो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। जोन 2 के बारे में ये कथन सही है। सी विकल्प में देखिए दे रखा है, ये बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है जहाँ मोटे अनाज की प्रधानता है। ठीक है, ये जोन 3A के बारे में कथन सही है। जोन 3 का ए, ठीक है, बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है जोन 3A। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज को प्रधानता दी जाती है। सॉरी, ये हम बता रहे किसका, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बिहार के दक्षिण पूर्व भाग को दर्शाता है जहाँ मोटे अनाज की प्रधानता होती है। ये जोन 3A के बारे में बताता है। ठीक है ना, यहाँ पे वर्षा की कमी होती है, इसी कारण से आप देखेंगे तो यहाँ पे फसलों की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी जाती है दक्षिण पूर्व भाग के क्षेत्र को, या फिर कह लीजिए जोन 3A के क्षेत्रों में। जोन 3B के बारे में सवाल पूछा गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा बिहार के जोन 3B जो है ना, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, अगर 4 भागों में डिवाइड करें ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला ये लिख ही देते हैं, यहाँ पे जोन 1 हो गया, ये हो गया आपका जोन 2। ठीक है, और नीचे आप जो देख रहे हैं ना जोन 3 को, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जोन 3 का B और ये हो जाएगा 3 का A। तो अब देख लीजिए ये वाला मिला करके कि किस में क्या फिट बैठ रहा है आपका, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है ई विकल्प। बाकी हमने बता दिया कि कौन सा विकल्प किस जोन के लिए था। चलिए अगला सवाल है, वन के संबंध में सही कथन नहीं है। वन के संबंध में सही कथन नहीं है। पहला है, ये जैव विविधता बनाए रखते हैं, ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये संसाधन प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है ये जैव विविधता बनाए रखते हैं, ये कथन सही दिख रहा है। ठीक है, वन अनेक प्रकार के पौधों और जीवों का घर है, इसीलिए ये जैव विविधता को बनाए रखते हैं। बी विकल्प में ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। वन जो है ना, वर्षा, तापमान और वायुमंडलीय संतुलन को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। सी में है ये संसाधन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। वन हमें लकड़ी, जड़ी बूटी, फल, ईंधन आदि प्रदान करते हैं, ये भी कथन सही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा है ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसी में तो आप लोग मिस्टेक करते होंगे, इसीलिए इस तरह का सवाल हम बार बार लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल होगा, मृदा अपरदन का कारण कौन सा है। मृदा अपरदन का कारण कौन सा है। वनों की कटाई, अधिक चराई, जल और वायु, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और खुद को चैलेंज दीजिए। चलिए देखें पहला विकल्प क्या दे रखा है, वनों की कटाई, बिल्कुल सही है ना। पेड़ पौधे मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं, उनके कटने से मिट्टी ढीली हो जाती है और आसानी से बह जाती हैं। बी विकल्प भी देखिए तो सही है। अत्यधिक पशु चराई से घास खत्म हो जाती है, जिससे मिट्टी खुली रह जाती है और अपरदन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और सी विकल्प भी सही है। तेज़ बारिश जब होती है या कह लीजिए जब हवा चलती है तो मिट्टी को उड़ा करके या बहा करके ले जाती है, तो ये प्राकृतिक कारण हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे सभी कारण जो है ना मृदा अपरदन के बारे में सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। सवाल है, जनसंख्या वृद्धि का संसाधनों पर प्रभाव क्या है। जनसंख्या वृद्धि का संसाधनों पर प्रभाव क्या है। पहला है, दबाव बढ़ता है, संसाधनों की कमी होती है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखें पहला विकल्प क्या दे रखा है। पहला दे रखा है दबाव बढ़ाता है। जनसंख्या वृद्धि संसाधनों पर दबाव बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, कथन सही है। अधिक जनसंख्या मतलब अधिक मांग, मतलब संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ भी सही है, संसाधनों की कमी होती है। जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो संसाधनों की कमी होगी। सीमित संसाधनों का अधिक उपयोग होने से कमी उत्पन्न तो होगा ही होगा। सिंपल है ना, सीमित संसाधनों का जब हम अधिक उपयोग करेंगे तो कमी तो होगा ना संसाधन में, तो संसाधनों की कमी होती है, बिल्कुल सही है। सी विकल्प देखिए लिखा है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है।
अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण बढ़ेगा, भूमिक्षरण भी बढ़ेगा, जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये भी सही है, तो विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, विकल्प में देखिए। संसाधनों का संतुलित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, भविष्य की जरूरतों को ध्यान देना, एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करें पहला विकल्प के बारे में, संसाधनों का संतुलित उपयोग। सतत विकास तो हमें यही बताता है, सतत विकास हमें यही बताता है संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाए, बिल्कुल सही है। ठीक है, भी विकल्प भी सही है। पर्यावरण संरक्षण, यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो विकास टिकाऊ नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी है सतत विकास के लिए। सी विकल्प भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सही है। सतत विकास हमें यही बताता है कि भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान रखा जाए। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य ही है कि भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे देखेंगे तो तीनों विकल्प आवश्यक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, कृषि रसायन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या दे रखा है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण में उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट है, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट सबसे बड़ा कारण दिखता है हमें, है ना। कारखानों से निकलने वाले रसायन नदियों और झीलों को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं, तो बिल्कुल सही है। घरेलू कचरा भी करती हैं, ठीक है। सीवेज, प्लास्टिक और अन्य कचरा जल को प्रदूषित कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो ये भी सही है। चलिए आगे देखें, सी विकल्प कृषि रसायन, तो ये भी सही है। खेतों से बहकर आने वाले उर्वरक और कीटनाशक जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, तो ये भी सही है। विकल्प नंबर अब देखेंगे तो डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगोत्री, सोमेश्वर पहाड़ी, मानसरोवर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है मानसरोवर, से विकल्प सही होगा। ठीक है, घाघरा नदी मानसरोवर जो कि तिब्बत में है ना, तो ये वहाँ से निकलती हैं और बिहार के सिवान में प्रवेश करती हैं। ठीक है ना, घाघरा नदी के बारे में याद रखिएगा कि ये मानसरोवर जो कि तिब्बत में वहाँ से निकलती हैं और बिहार के सिवान में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, इसका और भी नाम है जैसे कि मैदानी भाग में से सरयू कहते हैं। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में याद रखिए, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती, ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगोत्री से तो सभी को पता होगा, यहाँ से गंगा निकलती है जो कि उत्तराखंड में है गंगोत्री। ठीक है, और हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि घाघरा ये गंगा जो है ना बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, किस स्थान पर, तो बक्सर के चौसा आप देख रहे हैं ना, वहाँ से ये प्रवेश करती हैं। और मुहाना इसका कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। सोमेश्वर पहाड़ी जो दे रखा है विकल्प के बारे में, तो यहाँ से भी याद रखिएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। ठीक है, और बिहार में कहाँ प्रवेश करती हैं, पश्चिम चंपारण में, और खगड़िया में जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 99 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 443 किलोमीटर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए समझिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा 99 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 99 किलोमीटर है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सॉरी 99 किलोमीटर नहीं, 99 किलोमीटर तो आप देखेंगे तो पटना में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबाई जो वाली जो क्षेत्र है पटना का 99 किलोमीटर कवर करता है पटना के लिए। ठीक है, विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी सही होगा, 445 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो ये सही उत्तर है इसका, 445 किलोमीटर। याद रखिएगा गंगा के बारे में, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और इसकी कुल लंबाई अब देखेंगे गंगा का तो 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आज का। अच्छा एक सवाल और बचा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी में। गर्मी इतना बढ़ा दिया ना कि थोड़ा सा परेशान है गर्मी से, दिमाग काम नहीं करता है कभी कभी। चलिए एक सवाल और है, इसको देख लेते हैं जल्दी से।
सवाल है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में है 16 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 27 सितंबर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए समझिए जल्दी से। गर्मी बहुत बढ़ गया है। आप लोग की तरफ गर्मी का क्या कंडीशन है, आप लोग जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग हैं और आप लोग के यहाँ गर्मी का क्या कंडीशन है, आप लोग जरूर बताइएगा। सवाल है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व खाद्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 16 अक्टूबर। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग वैसे, 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। जबकि 27 सितंबर को क्या मनाते हैं, किन्हीं को पता है क्या। इस दिन मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, चलिए तो ये था आज का 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते आप लोग बताइएगा आप लोग का स्कोर क्या हुआ और आप लोग कहाँ से हैं ये भी बताइएगा, और आप लोग का यहाँ गर्मी किस हद तक बढ़ चुकी है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।